हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2018 के पेपर की, जिसमें हम डीपी का पोर्शन कवर करेंगे। इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके करेक्ट आंसर्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि ये आंसर आया तो कैसे आया। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सही स्टेटमेंट को इसमें से चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरेडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये बात सही है कि कुछ ये आनुवांशिकता और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का ही रोल होता है। सेकेंड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, द चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय जीन्स। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। तो पूरी तरीके से जो उसकी पूरी एबिलिटी वो जीन्स पे डिपेंड होती है, उस पर इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो ये बात तो गलत हो गई। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशन डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विथ। अच्छी देखभाल और पोषणिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। मतलब अगर बच्चे की आंखें कमज़ोर हैं या बच्चे को दिखाई नहीं देता, तो गुड केयर और अच्छी देखभाल और पोषक तत्व से क्या उसकी आंखें अच्छी हो जाएंगी? तो ये नहीं हो सकता है। तो ये जवाब भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इन्वायरमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन अ चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो पर्यावरण है वो बच्चे की सिर्फ भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सिर्फ भाषा विकास के लिए, तो ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। कुछ हद तक बोलता तो ये बात सही हो जाती, लेकिन ओनली आ गया इसलिए क्या बात हो गई? गलत हो गई। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया? फर्स्ट। तो ए का क्या हो गया? फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूट टू द पियाजेस थ्योरी। कौन सा स्टेटमेंट पियाजे थ्योरी को कंट्रीब्यूट नहीं करता, मतलब इनमें से कौन सा गलत है? तो फर्स्ट वाला, डेवलपमेंट ऑकर इन अ क्वालिटेटिव स्टेज। सही बात है। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव स्टेज में ऑकर होता है, गुणात्मक चरणों में होता है। सेकंड है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। सही बात है। तीसरा है, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो क्या अधिगम सिर्फ अभ्यास ही होता है? बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीख सकते हैं। और अगला है, चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो जो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड बात है, ये तो सही है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, सही है। बच्चे अपनी नॉलेज से अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो लर्निंग है वो कांस्टेंट प्रैक्टिस से आती है, ये पियाजे की थ्योरी में नहीं कहा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन सा नहीं पूछा गया था, इसलिए थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। कौन सा प्री ऑपरेशनल थॉट का लिमिटेशंस नहीं है, सीमा नहीं है? टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। सही बात है। डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार का विकास।
ईगोसेंट्रिज्म और इरिवर्सिबिलिटी। तो जो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखते हैं उसमें हम कॉन्सेंट्रेट करना देखते हैं, ईगोसेंट्रिज्म देखते हैं और इरिवर्सिबिलिटी भी हम देखते हैं। तो जो नहीं देखते हैं वो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ये हमारी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन फॉर द फॉलोइंग रीजन। एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके जो खेल है युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं खेल से। ये बात सही है, बच्चे खेल के द्वारा अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। उसके बाद इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ये भी सही बात है, बच्चे अपनी खेल के द्वारा अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। तीसरा है इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। वो जो प्ले है, खेलने के द्वारा बच्चे सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, अपने टाइम को बिताते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि बच्चे उस खेल में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगला वाला भी पढ़ लेते हैं। दे एक्वायर न्यू स्किल एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो बच्चे खेल में ही सीखते हैं। तो तीनों ऑप्शन तो सही हो गए। तो हमारा जो एक्सेप्ट था, जो गलत वाला था, वो कौन सा हो गया, थर्ड। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। उसके बाद अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। डू यू नो द आंसर ऑफ दिस। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। क्या अगर हम ऐसा पूछेंगे तो बच्चा क्रिटिकली सोचेगा, या व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या है। क्या उससे सही जवाब पूछेंगे तो वो क्रिटिकली सोचेगा, या फिर कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। एक ही चीज़ के दो और विभिन्न तरीके सोचना, तो वो अपने दिमाग को ज़्यादा क्रिटिकली गंभीरता से सोचेगा। तो फर्स्ट वाले में तो हम सीधे आंसर पूछ रहे हैं, सेकंड वाले में हम सीधे आंसर पूछ रहे हैं, थर्ड वाले में भी हम उससे सिमिलर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सिमिलर सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं, और फोर्थ वाले में हम उसको डिफरेंट वेज पूछ रहे हैं। तो जब हम विभिन्न तरीक़ों से उस पूछेंगे कि इसको विभिन्न तरीके से और कैसे हल किया जा सकता है, तो बच्चा क्या होगा, गंभीरता से सोचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग खुद करता है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। फर्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करेगा। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि से करेगा और सहयोग से करेगा, आपस में कोऑपरेट करके करेगा। तो ये तीनों पॉइंट सही है, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे हम क्या इससे बेस्ट कोई मिल रहा है। थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट और रैंकिंग,
बच्चे की अगर रैंकिंग करेंगे तो क्या उसकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगी? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम टेस्ट वगैरह नहीं लेते हैं, बच्चे को खुद करने को देते हैं, तो ये तो गलत हो गया। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग और लेबलिंग स्टूडेंट, बच्चे को लेबल लगाना ही क्या है? गलत है। किसी को वीक स्टूडेंट, किसी को एवरेज स्टूडेंट, इस तरह का लेवल लगाना क्या हो जाता है? गलत। तो ये गलत हो गया। सेकंड वाला भी, टेस्ट वाली बात भी गलत हो गई। अगले इसमें भी रैंकिंग, बच्चे को रैंक देंगे या उसकी ग्रुपिंग करेंगे एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। तो थर्ड वाला सबसे बेस्ट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब ही है लर्निंग बाय डूइंग, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, कोऑपरेटिव लर्निंग, तो ये सब क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो हमें करने चाहिए, और ये बाकी इसमें जो आए वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं जो हमें एजुकेशन की फील्ड में इस्तेमाल कम से कम या नहीं करना चाहिए। बच्चे की रैंकिंग देना, लेबलिंग करना, तो ये गलत शब्द हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन 1। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शंस देखते हैं। स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। क्या ये सही है? उसके बाद स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस, स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या ये सही है? तो ये तो बिल्कुल गलत है, स्कूल की आवश्यकता ही नहीं है तो स्कूल बनाते ही क्यों? फिर थर्ड हो जाएगा, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर स्कूल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करेगा तो एजुकेशन इज़ लाइफ, मतलब स्कूल की जो शिक्षा है वो हमारी बाहर लाइफ से जोड़ेगी, सोशल लाइफ से जोड़ेगी शिक्षा, तो ये सही है। स्कूल एजुकेशन का मेन काम ही है कि उसे आउटर वर्ल्ड से जोड़े, तो ये वाला ऑप्शन सही है। लाइफ इज अ ट्रू एजुकेटर, जीवन सच्चा शिक्षक है, ये ठीक है, लेकिन थर्ड वाला बेस्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, कोहलबर्ग के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इसमें देखना है कि कौन सी कोहलबर्ग थ्योरी को सपोर्ट करता है। फर्स्ट, हिज थ्योरी हैज सपोर्ट एंड एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है, तो ये बात सही है। कॉग्निटिव और मोरल के बीच में क्या है? एसोसिएशन, सपोर्ट किया है। उसके बाद द थ्योरी हैज़ इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, तो कोहलबर्ग ने कोई टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में नहीं है। इट एस्टेब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, कोहलबर्ग थ्योरी में मोरल रीजनिंग की बात की गई है, लेकिन एक्शन के बीच में क्लियर रिलेशन नहीं है। हिज बिलीफ इज दैट चाइल्ड आर मोरल फिलोसोफर, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, तो ऐसा इनकी थ्योरी में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो इन हिज थ्योरी है सपोर्ट एंड एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड मोरल मैच्योरिटी, उनके बीच में एक क्या है? सहयोग, संज्ञानात्मक और नैतिकता परिपक्वता के बीच में सहयोग है, ये बात सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट,
द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, जो ZPD है, जो ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो किसके बारे में बताता है? पहली बात तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने बात की है? वाइगोस्की ने। इसी के में हम एक वर्ड सुनते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जो टेम्पररी हेल्प की जाती है, उसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इसकी बात वाइगोस्की ने की है। अब देख लेते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको रिफर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द फेस व्हेन लाइफ डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं द डेवलपमेंट फेस व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। अगला, ए कॉन्टेस्ट इन विच चिल्ड्रेन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। अभी मैंने बताया था ZPD में एक वर्ड आता है स्कैफोल्डिंग, मतलब किसी के हेल्प से बच्चा वो काम कर लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। किसी के हेल्प से वो काम कर सकता है बच्चा, तो उसको हम ZPD कहते हैं या स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जो वाइगोस्की ने दिया था। उसके बाद फोर्थ है द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट्स कैन बी विथड्रॉन, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, जब बच्चा किसी की सहायता से किसी कार्य को खुद के लेवल पर सही कर ले तो उसे हम ZPD कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एन एंड्रोजाइनोमस पर्सनैलिटी, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व किसे कहेंगे? रिफर्स टू मैन विथ फेमिनाइन ट्रेट्स, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों के संदर्भित करता है, या हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स, ये आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन है। इट टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, एक दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, या अडहेयर्स टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो जो एंड्रोजेनेमस है पर्सनैलिटी, वो एक बैलेंस है मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, सोशलाइजेशन, कल्चरल, ट्यूटरिंग। तो बच्चे इनमें से किसको छोड़ करके लिंग भूमिका को ग्रहण करते हैं? तो मीडिया के द्वारा बच्चे करते हैं, सोशलाइजेशन से हमको पता चलता है कौन लड़का है कौन लड़की है, कल्चर के द्वारा पता चलता है, लेकिन ट्यूशन के द्वारा हमें क्या होता है, जेंडर रोल्स की भूमिका नहीं पता चलती। तो ये जो ऑप्शन है फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट हैज़ बीन डेट, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। नेक्स्ट है, देयर लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है। थर्ड है, द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता।
फोर्थ है दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो इनमें से मानकीकृत परीक्षण की आलोचना में से एक यह है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में से कौन सा एक सही है? तो इसकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है अंडरस्टैंड के लिए, अगर इसकी भाषा मुश्किल होती तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं होते। इसको लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, अगर लार्ज पॉपुलेशन पे ये अप्लाई ही नहीं हो सकते तो भी ये गलत हो गए। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर, अगर ये स्पष्ट तस्वीर भी नहीं दे सकते तो ये बात भी गलत हो गई। तो जो हमारा जो फर्स्ट आंसर है, दे रिप्रेजेंट अ लार्जली मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बायस्ड, ये मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। ये हमारे आंसर हो जाएंगे कि कौन सा आलोचनाओं में से स्टैंडर्डाइज टेस्ट की क्या आलोचनाओं में से एक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, एकाधी बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, इनमें से कौन सा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का सपोर्ट करता है? इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सक्यूलरेटेड, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। और इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव पेडागोजी, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बुद्धि को अचानक से क्या बढ़ाया जा सकता है? तो ये बात तो गलत हो गई। बुद्धि बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ये बात सही है। पेन पेपर टेस्ट अगर हेल्पफुल नहीं होते तो ये स्कूल में नहीं कराया जाता। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव पेडागोजी, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ये बात भी थोड़ी गलत हो जाती है। तो जो इसमें सही हो जाएगा, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल टाइप, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आगे देखते हैं। द टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा चिल्ड्रन नोस चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। एसेस child's performance at periodic interval and certify his her performance, अब अवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल टू फिल देयर लर्निंग गैप, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारण करने में। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का टीचर किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है? तो बच्चे की प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल को जानने के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब जो पढ़ाई के दौरान लिया जाता है, ड्यूरिंग, जो पढ़ाई के बीच में लिया जाता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है जो एंड में लिया जाता है, समेटिव। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों ही
पर्पस में टीचर यूज़ कर सकता है। तो उसकी प्रोग्रेस और अचीवमेंट टेस्ट को जानने में टीचर इसका दोनों तरीके से यूज़ कर सकता है। अगर सेकंड वाला ऑप्शन देखें तो बच्चे की ज़रूरत के अनुसार, ये तो फॉर्मेटिव हो गया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करने, सबमिटिव के बाद तो उनको स्ट्रेटेजी यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, या फिर सर्टिफाई देने में परफॉर्मेंस इसमें भी नहीं मिलेगा, और लर्निंग गैप, क्योंकि ये सबमिटिव है तो लर्निंग गैप पता चलने के बाद भी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों का ही यूटिलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीसी का इनमें से कौन सा संबंध, सीसी का इनमें से किससे संबंध नहीं है। इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, तो ये सही है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सीसी जो है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, तो ये बात भी सही है। इट फोकस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, सही बात है। जो कंटिन्यूस सीसी है वो डिफरेंट लर्निंग एरियाज पर फोकस करता है। फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट। यह बच्चे को धीमा, खराब या बुद्धिमान रूप से चिन्हित करने में उपयोगी है। तो सीसी से हम बच्चे के ऊपर लेबल या ग्रेडिंग या रैंकिंग नहीं करते हैं कि वो कम स्लो है, पुअर है, इंटेलिजेंट है, तो ये जो बात हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। तो हमसे नॉट पूछा था, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।